बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हकीम फजलुर रहमान आज़ाद। आज गुर्दे के पथरियों के हवाले से बात होगी। गुर्दे में 3 किस्म की पथरियाँ बनती है, उसका इलाज कैसे करना है और इलाज करने में बाज़ गलतियाँ होती है। गुर्दे के सैज़ को नहीं देखा जाता, दवाई दे दी जाती है तो उससे ये होता है कि पथरी बड़ी होती है और गुर्दे के नाली का जो साइज़ है वो छोटी होती है, तो इस सूरत हाल में मरीज़ को तकलीफ़ हो जाता है। तो आज इस पर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। आप हमारे आज़ाद दवाखाने का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को आगे शेयर करते जाएं और कमेंट्स में अपने राय से भी आगाह कीजिए। जो नुस्खे या जो वीडियो अब तक आपने हमारे देखे हैं उसको आपने कैसे पाया है। दोस्तों, आते हैं अपने मौजू की तरफ। गुर्दे में 3 किस्म की पथरियाँ होती है। एक है दोनों गुर्दों में पथरियाँ बनती है और ख़ारिज भी होती है, इसको हम कैल्शियम की पथरियाँ कहते हैं, यानी आसाबी पथरियाँ कहते हैं। ये गुर्दों में बनते हैं और ख़ुद ही ख़ारिज होते हैं। कभी कभार ये पथरियाँ गुर्दों की झिल्लियों में फंस जाती है, जिसके लिए फिर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके लिए क्या है कि तुर्श चीज़ें इसको देने होते हैं। माल्टा, लेमू और लेमू की स्कंजबीन और इस तरह के तुर्श अशिया से इसका इलाज बहुत ही आसान है। लेकिन ये पहले एक माहिर मुआलिज ने इसको देखना होता है कि ये कौन सी पथरी है, उसके बाद उसके इलाज में हाथ डालना पड़ता है। दूसरी किस्म की पथरी है दोस्तों, वो होती है दाएं गुर्दे में। दाएं गुर्दे में जो पथरियाँ बनती है ये यूरिक एसिड की पथरियाँ होती है, तेज़ाबी पथरियाँ होती है और ये आपके इलाज गुर्दों के इलाज से ज़्यादा आपको यूरिक एसिड का इलाज पे तवज्जो देना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपकी पथरियाँ भी ख़ारिज हो जाती है और ख़ारिज हो सकती है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। और तीसरी पथरी जो गुर्दों में बनती है वो है सुफरावी पथरियाँ। ये पथरियाँ होती है बाएं गुर्दे में। जिगर और गुदुद में तहरीक होता है, जिस्म में हरारत और गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाएं गुर्दे में पथरी बन जाती है। तो ये 3 किस्म की पथरियाँ हमारे जिस्म में बनते हैं और तीनों का इलाज अलग अलग है। एक ही नुस्खा सारे पथरियों के लिए नहीं है। इन तीनों पथरियों का अलग अलग इलाज है, एक ही इलाज सबका नहीं है। तो पहले तशख़ीस ज़रूरी है, तशख़ीस के बाद फिर दवाई तजवीज़ की जाती है और उस पर अमल दरामद कराया जाता है। एक चीज़ सिर्फ़ इसमें मुश्तरक है कि पानी कसरत से इस्तेमाल हो, वो ख़ास करके ये 2 पथरियों में जो बाएं तरफ गुर्दे में हो और दाएं तरफ, जिसे हम सुफरावी और यूरिक एसिड की पथरियाँ कहते हैं, इसमें पानी का कसरत से इस्तेमाल ज़रूरी है। और एक किस्म की पथरी जो कैल्शियम की मैंने बताई है शुरू में, उसमें पानी का भी कसरत से इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ तुर्श अशिया आप देंगे तो पथरी पिघल करके निकल जाएगी और पथरियाँ ख़त्म हो जाएगी। एक गलती का मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँ, अक्सर अतिबा इकराम या डॉक्टर साहिबान इस चीज़ को नहीं देखते हैं, पथरी का साइज़ मालूम किए बग़ैर उसको नुस्खा बता देते हैं या कोई बोल और चीज़ उसको बता देते हैं कि भाई आप गाजर, मूली, शलजम ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है उससे जिस्म में पानी ज़्यादा मिक़दार में बन जाता है। पानी जब बनता है तो गुर्दों के ज़रिए से वापस पेशाब के रास्ते ख़ारिज होना शुरू हो जाता है, तो वो साथ ही गुर्दों पे दबाव दे करके जो वहाँ पे मौजूद कचरा या पथरी होती है वो आगे ले जाती है मसाने की तरफ और वो बरास्ता पेशाब ख़ारिज हो जाती है। इसमें एक ये नुकसान है, अगर आपकी पथरी का साइज़ 12 से 15 mm तक था तो ये पथरी निकल सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके गुर्दे का पथरी का साइज़ 15 mm से ऊपर हो तो इसके लिए फिर जो है ना मुश्किल बहुत है, क्योंकि हमारी नाली जो है ना वो 15 mm से 20 mm तक है, तो बाज़ का इससे भी छोटा होता है। इसलिए कि 10 से 12 mm पथरी तक का जो है ना जिस तरह भी दवाइयाँ दिया जाए उस पर हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके 10 से 12 mm से ऊपर की पथरी हो तो इसके लिए फिर जो है ना ऐसी अद्वियात दिए जाए हैं जो बौल आवर ना हो
وہ پتری گردے ہی میں ریزہ ریزہ ہو کر کے خارج ہو جائے۔ اگر اسی حالت میں آپ نے بول اور چیزیں یا کوئی ایسی شربت وغیرہ پلا دی تو پتریاں نکل کر کے راستے میں پس جاتی ہے۔ تو سائز کا بہت خیال رکھیں۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گردے میں پتری کا سائز کتنا ہے، تو اس کے مطابق پھر علاج معالجہ کیا جائے تاکہ پھر نقصان نہ ہو، ورنہ اس سے پھر بہتر ہے اگر سائز بڑی ہو اور آپ طویل علاج نہیں کر سکتے۔ مریض سے جلد باز بھی ہوتے کہ وہ کہتے ہیں میں 2-3 مہینے دوائیاں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے پھر میں بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ فوراً اپنے گردے کا آپریشن کرائیں۔ اچھا، گردے کی پتھری میں تو یہ ہے کہ آپ کا 10 سے 12 mm تک، جس طرح میں نے بتایا ہے، یہ نکل کر کے مثانے میں بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ اب مثانے کا خیال رکھنا چاہیے، مثانے کو دیکھنا چاہیے کہ مثانے میں پہلے سے بھی کچرا اور پتریاں ہیں، یہی ایک ہی پتری آ کے یہاں پہ رک گئی۔ اگر ایک ہی پتری ہے تو اس کو بولا اور چیزیں دے کر کے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اگر پتری وہاں پر پہلے سے بھی ہے اور یہ بھی جا کے وہاں پہ منجمد ہو گئی، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی پتریاں ہوتی ہیں مثانے میں، چھوٹے بچوں کے اندر ہم نے دیکھے ہیں 20 سے 25-30 mm تک کی پتریاں ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ آپریشن کا سہارا لیا جائے اور آپریشن کر کے وہ پتریاں خارج کی جائیں۔ لیکن عام پتریوں کے لیے جس طرح میں نے بتایا ہے، آپریشن سے گریز کیا جائے۔ آپریشن صرف اس کا علاج ہے کہ پتری نکال دیا ہے۔ اب پتری چاہے آپریشن سے نکلے یا کسی دوائی اور کسی اور ذریعے سے، لیکن اصل علاج پتری نکلنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ گردوں میں وہ طاقت آ جائے کہ پھر پتریاں نہ بنے۔ تو اس کا بہت خیال رکھیں، گردوں کو آپ طاقت میں رکھیں۔ آپ کے گردوں میں جو ہے نا مردانہ طاقت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، اور آپ کے سارے جسم کا جو پانی نکلنے کا اور صاف کرنے کا نظام ہے وہ بھی گردوں پر ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو صحیح سلامت اور مضبوط رکھیں گے تو آپ ایک مضبوط جسم کے مالک بنیں گے۔ اگر آپ کے گردے کمزور ہو گئے تو آپ کے دیگر اعضاء بھی اس کے ساتھ کمزور ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہوا آج کا موضوع گردوں کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال حکیم فضل الرحمان آزاد کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔